press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पेज स्केल। तो उसको हम देखेंगे पी एच स्केल, या उसको हम पैमाना भी कहते हैं, पीएच स्केल। तो इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर जाननी है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल तैयार किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। फिर से देख लेंगे हम लोग कि किसी विलयन में उपस्थित H+ और OH- आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल तैयार किया गया है जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। इसमें जो P होता है, ये जो पीएच है इसका होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो P होता है उसका मतलब होता है कुशांश होता है, और कुशांश का मतलब होता है शक्ति। जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है शक्ति होती है। जर्मन भाषा में कुशांश का मतलब शक्ति होता है। तो यहाँ पे जो पीएच है, पीएच, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की शक्ति। यहाँ पर पावर ऑफ हाइड्रोजन की शक्ति होती है। तो पीएच स्केल आपको बता दिया गया कि पीएच पैमाना किसे कहते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार देख लेंगे कि यदि किसी विलयन में उपस्थित ऐसे है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल तैयार किया गया है जिसे पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहा जाता है। पी का मतलब होता है कुशांश, जर्मन भाषा में इसका हिंदी में अर्थ होता है शक्ति होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन की शक्ति होती है। इस स्केल में 0 से लेकर हम 7 तक, या 0 से जो अधिक होता है, 0 से अधिक की ओर हम बढ़ते हैं तो अम्ल से क्षार की ओर इसमें बढ़ते जाते हैं। तो हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि स्केल कैसा होता है, उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ हम स्केल बनाएंगे तो ये एक लाइनिंग है, यहाँ पे ऐसे देखिए। तो यहां होता है 0, फिर यहां चलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये यहां पे होगा इसका 10 घाते 0, 10 घाते -1, 10 घाते -2 और यहाँ 10 घाते -3, -4, -5, -6, -7, -8, 10 घाते -8, 10 घाते -9, 10 घाते -10। यहाँ हो जाएगा 10 घाते -11 और 10 घाते -12, 10 घाते -13 और लास्ट में 10 घाते -14। तो आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा पीएच स्केल है। ध्यान दीजिए, ये पूरा आपका पीएच पैमाना बनाया गया है। ये ऐसे। अब हम इसमें देखते हैं 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर हम 7 तक जाते हैं तो ये अम्लीय गुण होता है, इधर अम्लीय होता है। तो ये अम्लीयता होती है। और ये क्षारीयता। इधर 7 से आगे की ओर जाएंगे, 7 से लेकर के 14 तक
के जो मान होते हैं वो क्षारीय होता है, क्षारीयता गुण दर्शाते हैं, और जो 0 से लेकर के 7 तक होते हैं वो अम्लीयता गुण दर्शाते हैं, और जो मान 7 पे होता है वह होता है उदासीन। वो होते हैं उदासीन। तो देखिए ये आपका पीएच पैमाना है, पूरा पीएच स्केल है। तो ये पैमाना तैयार किया गया है कि किसी विलयन में H+ और OH आयन की जो सांद्रता होती है उसे ज्ञात करने के लिए तैयार किया गया है। 7 से मान अगर कम की ओर आते हैं तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक की ओर आते हैं क्षारीय होता है, और 7 पर होते हैं तो उदासीन होता है। ये आपका पीएच पैमाना हो गया। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो आपको एक दो उसमें बता देंगे कि कैसे होते हैं, तो जैसे हम इनका मान निकालते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको बता रहे हैं वो भी। देख लेते हैं सवाल कैसे लगाएंगे हम लोग। पूछता है कि यदि किसी विलयन में H+ की सांद्रता जो होती है, कह रहा है देखेंगे हम लोग, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता वो आपका है 1 × 10⁻⁵ 1 × 10⁻⁵ तो कह रहा है कि तो विलयन का पीएच मान बताइए। तो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला क्या होता है पीएच मान निकालने का। तो देखिए ये होता है pH = -log10 होता है, और यहाँ पर H+ होते हैं। ये इस प्रकार ये फार्मूला है pH - log10 × H+। तो सवाल में दिया गया है कि H+ बराबर इसका मान है 1 × 10⁻⁵ है। तो हम H+ की जगह ये मान रखकर उसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए ये है आपका pH - log10, यहाँ कर लेंगे हम, इसके जगह लेंगे 1 × 10⁻⁵। तो यहाँ pH करेंगे, तो ये जो log10 है इसका गुणा हम यहाँ करेंगे और यहाँ कर लेंगे, माइनस को हम बाहर ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा log10 घाते log 1 और प्लस यहाँ आपका हो जाएगा log 10⁻⁻⁵ आपका दिया गया है। तो pH नेक्स्ट होगा, pH बराबर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ जो log 1 होता है उसका मान 0 होता है 0, और यहाँ प्लस ये आपका है -5। -5 होता है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ करेंगे -5। अब यहाँ माइनस प्लस हो जाएंगे, तो pH = तो इसमें जो H+ आयन सांद्रता ये बताई गई थी, और तब हम विलयन का जो pH मान है उसको ज्ञात किए हैं। तो लास्ट में आपका आया है +5, मतलब कि इस विलयन का जो pH मान होता है वह +5 आया हुआ है। अगर 5 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो विलयन होंगे वह विलयन आपका अम्लीय है। क्यों? क्योंकि 7 से कम है, इसका मान 7 से कम है, अर्थात जो यहाँ विलयन यहाँ दिया गया है वह विलयन अब क्या है, अम्लीय है। तो इस प्रकार और भी सवाल होंगे, आप इसको हल कर लीजिएगा। और ये तो आपका हो गया पीएच निकालने के लिए। एक होता है पीओएच,
निकालने के लिए। यहाँ पर आपका H प्लस आयन है, वहां पर आपका OH माइनस आयन होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि POH माइनस log 10 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा OH माइनस जाएंगे, चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ पर आपका POH, इसका हम लिखते फार्मूला यहाँ, तो आपका हो जाएगा POH बराबर माइनस log 10, फिर यहाँ ब्रैकेट में आपका हो जाएगा OH माइनस, ये तो ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे, ये क्षार के लिए होता है, ये अम्ल के लिए होता है, ठीक है। तो ये इस विलेन का जो pH मान है आपको 5 आ गया है, मतलब ये विलेन क्या है आपका क्षारीय है। तो इस प्रकार आप और भी सवाल हल कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट में। जो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वो है अम्लों के रासायनिक गुण। तो हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण में इसमें आपको सबसे पहला जो हेडिंग है वो पढ़ना है सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। तो फर्स्ट रहेगा सक्रिय धातु से क्रिया। तो इसमें हम लिख लेंगे हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन। ये इसलिए है ताकि आपको परिभाषा कहने में आसानी हो, ठीक है। तो सक्रिय धातुओं से क्रिया, जो अम्ल होते हैं वो सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, तो इनको हम कैसे कहेंगे कि अम्ल, जब अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं, या तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो सक्रिय धातु होते हैं उनकी अभिक्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं तो सक्रिय धातु जो होते हैं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। फिर से देखिएगा कि सक्रिय धातु अम्ल से क्रिया करके अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। इसका हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये आपका है जेडियन ये है, और ये आपका है ये H2SO4 है, ये आपका सक्रिय धातु है जो जिंक है, और ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अब ये जो जिंक सक्रिय है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यहाँ हो जाएगा जेडियन और SO4, और यहाँ पर H2 गैस बाहर निकल जाती है। अब देखेंगे ये हाइड्रोजन गैस है जो बाहर निकल जा रही है। तो सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जेडियन SO4 सल्फेट बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। मतलब कि सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार हो जाएगा ये, तो आप इसको समझ सकते हैं। एक और इसमें हम देखिए एग्जांपल देखेंगे, तो ये आपका है जेडियन है, और नहीं बस इतना ही इसका है। आप इसको एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा, परिभाषा जो आपको बतानी है इसको रिफाइन करना है। तो सक्रिय धातुओं से क्रिया, अम्ल जो होते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो हम एग्जांपल से परिभाषा देकर बताएंगे, एग्जांपल से परिभाषा को बताएंगे कि जब सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ये हो गया आपका सक्रिय धातुओं से रासायनिक गुण में जो दूसरा हेडिंग है वो आपका है ये धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो इसे हम धातु कार्बोनेट और जो बाइकार्बोनेट है उसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, तो यहाँ लिख दिए हैं कि CO2 गैस बनता है, मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक बात और नोट कर लेंगे कि जब भी हम किसी भी अम्ल से
किसी भी अम्ल से और किसी भी बाइकार्बोनेट धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें सदैव CO2 गैस बनती है। ये एक ट्रिक है याद करने का, क्या है कि जब हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं तो उस अभिक्रिया में CO2 गैस अनिवार्य रूप से बनती है। यहां हम देखेंगे, इसका हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो ये है आपका Na2CO3, यह Na2CO3 है और प्लस यहाँ आपका है HCl, ये है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट है। तो इनकी अभिक्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं तो मैंने कहा कि उसमें आपका CO2 गैस अनिवार्य बनता है, तो हम यहाँ पर पहले CO2 गैस बना देंगे, यहाँ निकाल देंगे हम CO2, ये गैस बाहर निकल रही है। अब इसमें क्या क्या बच रहा है उसको जोड़ के लिख देंगे। हमने यहाँ से CO2 गैस को बाहर निकाल लिया, अब यहाँ बचा क्या आपका, यहाँ Na बचा, Na2 बचा हुआ है, O बचा हुआ है और HCl का हुआ है। तो आप देख रहे हैं जो Na है वह Cl से अभिक्रिया करके यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl लवण बन जाएगा। उसके बाद आपका बच क्या रहा है, हाइड्रोजन बच रहे हैं और ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ हम जोड़कर लिख देंगे H2O। आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें अनिवार्य रूप से यह आपका क्या बनता है, CO2 गैस बनेगा और उसमें एक सामान्य लवण बन जाता है, जो इस प्रकार है ये। तो इसी प्रकार हम अभिक्रिया करवाएंगे धातु बाइकार्बोनेट का, तो यहां हम लिखेंगे NaHCO3, इसे बोलते हैं धातु बाइकार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया हम HCl से ही करवा रहे हैं, तो यहां बनेगा वही, पहले यहां पर CO2 गैस निकाल देंगे बाहर और फिर आपका जो बच रहा है यहाँ पे ये NaCl, यहाँ NaCl हो जाएगा और प्लस आपका बच रहा है H और O, तो यहाँ हम H2O कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये धातु बाइकार्बोनेट है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हम अम्ल से करवा रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O और NaCl प्राप्त हो रहा है। हम इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ हम कर लेंगे 2 सोडियम कर लेंगे, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर लेंगे, हाइड्रोजन का 2 है, ये है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे, 1 कार्बन और 2 आपका सोडियम जाएगा। इस प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गया है और अम्लों की रासायनिक गुण में जो नंबर 2 हेडिंग था वो आपका था धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया अम्ल से करवाना था। तो हमने अम्ल की अभिक्रिया, ये अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाने पर NaCl H2O और CO2 गैस बन रही है और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट से करवा रहे हैं अभिक्रिया HCl से, तो यहाँ पर NaCl और H2O फिर CO2 गैस बनती है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से करवाते हैं तो उस अभिक्रिया में CO2 गैस अनिवार्य रूप से बनती है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया हो गई। अम्लों के रासायनिक गुण में जो तीसरा हेडिंग है तो अम्लों के धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, मतलब हम अम्लों की अभिक्रिया जो है धात्विक ऑक्साइडों के साथ करवाएंगे। जब हम अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं तो लवण और उसमें जल बनता है। तो हम देख लेंगे क्या, ये आपका है CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और ये आपका है HCl। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं, ये अम्ल हो गया और धात्विक ऑक्साइड ही हो गए, तो इनकी अभिक्रिया जब करवाते हैं तो यहाँ आपको लवण और जल बनता है। तो जल आपको पता है H2O फार्मूला होता है, हम जल लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ बचा क्या आपका Ca और Cl, यहाँ कर लेंगे Ca और Cl2 कर लेंगे।
ऐसे। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है जो लवण है और यहाँ पे जल बना हुआ है। और ये आपका अम्ल है, ये आपका धात्विक ऑक्साइड है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना होता है। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया हो गई, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ हम 2 कर लेंगे, आपका अभिक्रिया भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो जब भी हम अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं तो उस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। ये इस प्रकार हो गए। तो यहाँ अम्लों के रासायनिक गुण में अम्लों के धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया यहाँ पर इस प्रकार। अब हम इसे पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुण। अभी हमने अम्ल का पढ़ा, तो अब क्या पढ़ेंगे, क्षार के रासायनिक गुण। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो है धातु के साथ अभिक्रिया। मतलब ये अब हम क्षार की जो अभिक्रिया है वो हम किससे करवाएंगे, धातु से करवाएंगे। तो क्षार की अभिक्रिया धातु से करवाते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण भी बनता है। तो हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आपका NaOH, ये यहाँ क्या है, क्षार है। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, यहाँ पर धातु से यहाँ पर करवानी है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ हम लेंगे Zn, धातु है ये जो सक्रिय धातु ऐसे करवा रहे हैं हम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये बाहर निकलती है। अब इसमें आपका बच क्या रहा है, Na बच रहे हैं, Zn बच रहा है, O बच रहा है। तो इसको हम जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा Na2 ZnO2। ये आपका लवण है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट है जो लवण है, और ये आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जा रहा है। तो ये अभिक्रिया किसकी हो गई, क्षार की अभिक्रिया सक्रिय धातु से करवा रहे हैं। तो आपका सोडियम जिंकेट बन रहा है और लवण बन रहा है, सॉरी हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इस प्रकार से रासायनिक गुण में दूसरा हेडिंग है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पहले हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल से, उसके बाद करवाएंगे क्षार से। देखिए कैसे, ये आपका है Na2CO3 है और प्लस HCl है। जब हम इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ बनता है CO2 गैस निकलती है और आपका जल भी बनेगा और फिर यहाँ पर आपका NaCl बन जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। पहले हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं, इनसे अम्ल से करवाएंगे तो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के किससे कराएंगे, क्षार से कराएंगे। यहाँ आपका है CaOH का ट्वाइस है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसकी अभिक्रिया हम CO2 से करवाएंगे। तो यहाँ आपको क्या बन जाएगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ हो जाएगा CaCO3 और प्लस H2O। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया विलयन बन जाता है। तो इस प्रकार हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं। तो पहले हम अम्ल से करवाएंगे तो उसमें जो CO2 गैस निकलेगी उस गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार में जब मिलाते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर जल, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूधिया विलयन बन जाता है। तो इस प्रकार हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा देंगे।